right? क्वेश्चन के थ्रू आपने फॉर्मूला बताए थे. I believe inconsistency in कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर वाला सर्किट देखा था. हाँ, वो लास्ट पार्ट था. तो एक कैपेसिटर है जिसको हम लोग एक सर्किट में डाल के चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें दो इनकंसिस्टेंसी दिखाई थी. क्या इनकंसिस्टेंसी थी? फर्स्ट वाज सर्किट के एक पार्ट में करंट है, एक पार्ट में करंट नहीं है, राइट. दूसरी इनकंसिस्टेंसी क्या थी? 3 लूप लिए थे हमने, 2 बाहर एक अंदर. बाहर वाले लूप में तो ठीक है, मतलब 2 इनकंसिस्टेंसी. चलो वापस याद दिला देता हूँ. कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट था, कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट, राइट. There's a capacitor which is connected to a source, right. जब भी इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो इसमें चार्ज बढ़ रहा होता है, right. And there were 2 inconsistencies. First was here there is current, we'll call it drift current. Here there is current, but there is no current in this region. So current flows in, current flows in part of circuit and does not flows in. Second thing is, if you remember, यहाँ पे एक लूप लिया था हमने, यहाँ पे एक लूप लिया था और एक लूप लिया था यहाँ पे. क्लोज करते हैं टॉपिक. So इसको 2 लिख देता हूँ. यहाँ पे अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाता था, एम्पियर्स लॉ अगर मैं लगाऊं इन लूप 1 and 3, तो एम्पियर्स लॉ क्या था? इंटीग्रल b डॉट dl, राइट, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट enclosed in the loop, right. So this was Ampere's loop law. So left hand side is okay, right hand side is okay. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये बच गया. मैग्नेटिक फील्ड है, हमको सबको पता है, there's a magnetic field around current carrying conductor, so that was okay. But if I try to apply on loop 2 में left hand side was not 0 but right hand side was 0, right. Left hand side is not 0 but right hand side is 0. क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है. So there is no current enclosed, but magnetic field की presence का हमको पता था. We have already verified the presence of the magnetic field inside or between the plates of the capacitor. Already देखा हुआ था. So कुछ तो गड़बड़ है. तो अगर आप मैक्सवेल्स लॉ पे फोकस करो कि यहाँ पे एक दूसरे रीजन का मैग्नेटिक फील्ड, ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ वाला नहीं, ये मैक्सवेल्स लॉ वाला मैग्नेटिक फील्ड है, जो कैसे मिलता था? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी. मैक्सवेल ने जो दिया था, क्या दिया था? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स चेंज कराओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप चेंज कराओगे तो भी आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ रखी थी, राइट. So there is a possibility कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इस करंट की वजह से ना हो, इसकी वजह से हो. कैसे मैच कब करके देखें? तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट डी एल है, बी डॉट डी एल है, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड किसी और रीजन से, ये किसकी वजह से? मूविंग चार्जेस की वजह से. दिस इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस. ये किसी और वजह से है. ये किसकी वजह से? वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से, ठीक है. म्यू नॉट की जगह पे, सॉरी, म्यू नॉट की जगह पे म्यू नॉट है. बस आई एंक्लोज्ड की जगह एप्सिलॉन 0 डी फाई बाय डी टी, एप्सिलॉन 0 डी फाई बाय डी टी. ये अगर क्वांटिटी ड्रिफ्ट करंट है एंड इज मेजर्ड इन एम्पियर, लेट्स सी इसकी यूनिट क्या है. क्या इसकी यूनिट भी एम्पियर होती है? एक बार ट्राई करके देखो, निकाल के देखो. सॉरी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी का ये
यूनिट, इसका यूनिट निकाल के देखो, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी का। समझा ना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं? ट्राई टू फाइंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, ये निकालने की कोशिश करो। हेलो, म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है सर? म्यू नॉट पे पीछे क्यों लगा? म्यू नॉट छोड़ दो ना, आप खाली एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी निकालना है। सॉरी, इन्फ्लेशन है एस रेज टू -1 एस रेज टू -1? नहीं, एम्पियर आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ कर रहा। ट्राई करो, ट्राई करो। कीर्तन है कि नहीं है? भगवान, नहीं हो रहा? बता, ये नहीं निकाल पा रहे तुम लोग, कैसा चलेगा? किसी एग्जाम में पूछा था ऐसे, यही था शायद। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी का यूनिट निकालना है। व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन कहां पे था? कूलम्स लॉ वाला, फोर्सेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इधर लेके आ जाओ तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, dt टाइम, टाइम हो गया सेकंड में। ओके, फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, meter square gets cancelled, Newton gets cancelled, Coulomb gets cancelled, Coulomb per second, that is ampere. So unit of epsilon naught d phi by dt is ampere, which is same as unit of current. तो बस आपको रिलेट करना, थोड़ा सोचो भाई, आई एनक्लोज भी ये करंट का एम्पियर में था और ये जो क्वांटिटी है बिल्कुल वैसे ही जा रहा थी उसके लॉ में, मैक्सवेल्स लॉ में। जो ये क्वांटिटी है, दिस हैज यूनिट ऑफ करंट, राइट? तो अगर आप इसको एक टाइप का करंट मान लो तो वो दोनों इनकंसिस्टेंसीज जो आपकी आती चार्जिंग कैपेसिटर चार्जिंग सर्किट में, वो दोनों इनकंसिस्टेंसीज दूर हो जाएंगी, नहीं? तो इफ एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी इज ट्रीटेड एज करंट, तो मैं ऐसा मान लेता हूं, इफ epsilon naught d phi e by dt is treated as current as its unit is ampere, both inconsistencies are removed. क्यों, कैसे? ठीक है, ये देखो, आप बोल रहे थे यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ नहीं है, तो आपको दिखा दिया ना, यहाँ भी करंट है, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट है, यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का करंट है, राइट? यहाँ कन्वेंशनल करंट है, यहाँ भी कन्वेंशनल करंट है, वो चार्ज मूव फैनल है, यहाँ दूसरे टाइप का करंट है, राइट? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था इसका, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था इसका, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे टाइप के करंट का। हो गया मैटर सॉल्व? नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो बस इसी क्वांटिटी को उन्होंने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर है? आईडी से यूजुअली डिनोट करते हैं, आईडी से डिनोट करते हैं, एंड आईडी इज मेजर्ड एज एप्सिलॉन नॉट
d phi by dt, that's it. ये इसका रीजन क्या है, क्यों फ्लो करता है ये? ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। सो दो टाइप के फील्ड पढ़ लिया हम, इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड, तो दो टाइप का करंट भी आना था, आ गया दूसरे टाइप का करंट, राइट? क्लियर ना? हाँ सर। हेलो, हाँ। अब ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में भी प्रूफ आते हैं, सम्स भी आते हैं, जेई में भी पूछते हैं। सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड, क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज taking example of charging capacitor charging circuit, capacitor charging circuit, show that current outside, that is conventional current is same as current between plates of, इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट, राइट? ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। चलो आपको ट्राई करना है, मैं बताता हूँ आपको कैसे ट्राई करना है। सी आई करंट, आई फ्लो हो रहा है, आई करंट से क्या होगा, चार्ज मूव कर रहा है, राइट? तो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू एन माइनस क्यू, तो आई इज सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या जो करंट है, उस करंट की वजह से कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर चार्ज चेंज हो रहा है, राइट? So the rate of change of charge on capacitor plates is same as electric current. समझा ना क्या बोल रहा हूँ? इस करंट की वजह से कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो रही है ना, तो जिस रेट से चार्ज आपका चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टाइम, वही आपका करंट का मेजरमेंट है। ये लॉजिक यूज करना है। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो आप। चल रहा है दिमाग? नहीं सर। क्यों सर? इसके चार्ज का फॉर्मूला लिखो ना, चार्ज कितना आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, एरिया ए ले लो, फ्लक्स निकाल लो, कोशिश कर लो, करो कोशिश। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो तो बताओ, इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्यू। Q upon epsilon 0. Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए एरिया लिया है मैंने, सेम एज द साइज ऑफ द प्लेट्स, फुल साइज का लिया, क्योंकि बाहर का करंट और अंदर का करंट सेम दिखाना। तो ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, उतना ही एरिया का मैंने अंदर एक लूप लिया है, उस लूप से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ई ए, E इंटू ए, तो Q बाय ए एप्सिलॉन 0 इंटू ए, राइट? बिल्कुल ही दिमाग नहीं चला रहा। हाँ सर। अच्छा, हाँ तो अभी so phi E is Q by A epsilon naught, sigma by epsilon 0 था, तो flux through that loop is E into A, तो E कितना है,
Q by A epsilon into A epsilon, तो Q by epsilon ये हो गया फ्लक्स, राइट? तो d phi by dt में एप्सिलॉन जीरो तो कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा, 1 by epsilon नॉट dq by dt, dq by dt चार्ज है जो चेंज हो रहा, तो dq by dt, राइट? नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट बाय डेफिनेशन इज व्हाट? epsilon naught d phi e by dt, तो epsilon naught 1 by epsilon naught dq by dt, तो ये epsilon epsilon, but dq by dt तो ड्रिफ्ट करंट था, कन्वेंशनल करंट बाहर का, therefore displacement current is same as conventional. नहीं समझा? समझा सर। बार वापस से। जी, प्रूफ क्या करना है कि जो करंट बाहर फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, विच इज जो आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, dq by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसी भी सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा वो यहाँ पे ही तो जाने वाला ना, यहीं पे अपीयर होगा। अगर dq चार्ज फ्लो होता है तो उसका चार्ज q बढ़ के q प्लस dq हो जाएगा, हाँ राइट? सो ये करंट जब तक फ्लो हो रहा है तब तक इस पे चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट इज नो डाउट dq by dt। अब हमको अंदर का डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, देखना है कि वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने तो सुना है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt, राइट? ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैपेसिटर के साइज का एक लूप ले लिया, जो कैपेसिटर के प्लेट से, सर्कुलर प्लेट से मान लो, तो उसी साइज का एक लूप ले लिया, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो मेजर किया मैंने। फ्लक्स इज E into A, बट E इज Q by A एप्सिलॉन नॉट, A कट गया, Q by एप्सिलॉन नॉट हो गया, नो ना? d phi by dt निकाल लिया मैंने, तो 1 by एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट dq by dt। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, एप्सिलॉन नॉट d phi by dt, वही तो आपका dq by dt है, और वही तो आपका कन्वेंशनल करंट है। हाँ बस ये तो प्रूफ करना था कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेम एज कन्वेंशनल करंट। हेलो हाँ सर समझा। ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखा करते थे किसके टर्म्स में, आई के टर्म्स में, नहीं? करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के आजू बाजू में कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड होता था, हमने फॉर्मूले लिखे थे। जैसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, याद है? स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ऐसे ही आपको एक चार मतलब काम मिलता है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो राइट, expression or find expression of magnetic field between plates of charging capacitor, plates of charging capacitor in terms of displacement current, in terms of displacement current. Use Ampere's law with displacement current। दिमाग लगाओ क्या लिखा, क्या करना है। हेलो, डीएल क्या लेना है सर? क्या क्या लेना है? अरे लूप लेना ना, वो ये देखो, ये कैपेसिटर है, प्लेट, ठीक है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सॉरी एट सम डिस्टेंस बोलना था, लिखा है नहीं पहला, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर आर बीइंग
लेसर देन कैपिटल आर, दूसरे में स्मॉल आर बीइंग ग्रेटर देन कैपिटल। तो सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया, राइट? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये लूप ले लिया आपने, पहले से हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आने वाला है लूप के अलाउंग। हाँ तो बस आपको एम्पियर्स लूप लॉ लगाना है, एम्पियर्स लूप लॉ लगाना है विथ डिस्प्लेसमेंट करंट, बिना डिस्प्लेसमेंट करंट के नहीं लगाना, अदरवाइज आप वहां पे करंट ढूंढते बैठ जाओगे। तो अप्लाई एम्पियर्स लूप लॉ विथ डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ सर। बी एंड डीएल के बीच में एंगल कैसा है यहाँ पे हर पॉइंट पे? व्हाट इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल ऑन दिस लूप? जीरो। इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू करंट एनक्लोज इनटू एप्सिलॉन। μ0I/2πr। हाँ, अभी तो एंगल जीरो है तो कॉस जीरो 1 हो गया, 2 पाई स्मॉल आर हो गया। करंट एनक्लोज, करंट एनक्लोज कितना है? डिस्प्लेसमेंट करंट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है? हाँ अब बी कितना हुआ यहाँ से? सर आईडी के टर्म्स में ही निकालना है ना। अरे हाँ ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी सॉरी, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, तो आईडी, तो बी हो गया म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई स्मॉलर, 2 पाई स्मॉलर, ये आंसर आ गया। ठीक है? हाँ कुछ कुछ गड़बड़ है यार, अंदर निकाल रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आना चाहिए ना, क्या मिस कर दिया मैंने? यूज एम्पियर्स लॉ आईडी पूरा है ना, आईडी जो है ना, आईडी तो फुल से है ना, कहीं कुछ गड़बड़। आईडी कितना था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, बट यहाँ पे फाई कौन सा लगेगा? फाई है तुम्हारा पूरा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू ई, राइट? ये है अपना आईडी। लेकिन मुझे यहाँ पे जो चाहिए आईडी डैश है। आईडी डैश कितना? सिर्फ उसके अंदर का। तो आईडी डैश कितना हो जाएगा? आईडी डैश में एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू यू, राइट? हाँ तो आईडी डैश अपॉन आईडी वो कितना हो जाएगा? आईडी डैश अपॉन आईडी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट कट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है, वही आईडी डैश। तो बी इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इनटू आईडी डैश की जगह आईडी आएगा इनटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। Therefore, B is equal to mu naught upon 2 pi r id dash is small r square upon capital R square into id, अभी बराबर आएगा mu naught id upon 2 pi r square into small r, ये बराबर। ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, क्योंकि जैसे बड़ा होता जाएगा रिंग, मतलब लूप बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है। याद है हमने ग्राफ भी बनाया था? हाँ दूर जाओगे तो लाइंस पास पास में आ जाती हैं, राइट? चलो अभी सेकंड पार्ट करके बताओ, आर इज ग्रेटर देन आर, ये जो लूप है वो बाहर है इस बार, वहां पे कितना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हेलो, आ रहा है? हाँ सर। कितना है?
जल्दी करो, आज के न्यूमेरिकल्स ही नहीं खत्म हो पाएंगे। सर आप बताओ सर, मैं कंफ्यूज हो गया फिर। कौन सा आ रहा है? इस बार तो सब अंदर ही जा रहा है ना। पिछले बार जो आंसर गलती से निकाल दे वो यही है, ये था। इस बार सीधा सीधा पूरा उसके अंदर, ये बाहर से जाएगा तो उसके अंदर फुल डिस्प्लेसमेंट, आईडी इंक्लोज्ड है ना, तो ये आंसर हो गया। नहीं समझा? पिछले बार आईडी किसके बीच में, आईडी फुल अगर लूप बनाता ना मैं, तो उसके अक्रॉस आईडी था। चलो अच्छा एक और सिमिलर क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ फिर और। सी यहाँ पे ये जो पूरी प्लेट है, प्लेट के साइज का अगर मैं एरिया लेता तो उससे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0 इज आईडी। बट यहाँ पे मैंने क्या लिया था, पहले केस में छोटा लूप लिया था, तो इससे जो करंट पास हो रहा है लेट अस अज्यूम आईडी डैश। इस बार मैं बड़ा ले रहा हूं तो उससे तो पूरा आईडी पास होगा ना, उससे फुल आईडी पासेस थ्रू। नहीं हाँ हाँ, तो उसमें आईडी पूरा ले लिया मैंने, तो म्यू नॉट आईडी अपॉन 2 पाई आर, दैट्स योर आंसर। समझा। पक्का? हाँ हाँ ओके चलो ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन और देता हूं। A capacitor with circular plates of radius capital R is being charged by a current I. Is being charged by current I. Calculate displacement current. Calculate displacement current through a loop of radius r by 2 symmetrically placed between the plates of capacitor. Calculate, oral question actually. Calculate displacement current through a loop of radius r by 2 symmetrically placed between plates of कैपेसिटर। चल बताओ, ओरल ही है वैसे तो, जिसको समझ गया होगा तो उसको आंसर भी आ गया होगा अब तक। ये करके बताना रहूंगा। म्यू 0 आईडी बाय 4 पाई आर। आईडी क्या है, यहाँ पे दो ही चीजें दी हुई हैं, आई सॉरी आर और आई। म्यू 0 आई बाय 4 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो यूनिट पे तो ध्यान देना। मैं पूछी डिस्प्लेसमेंट करंट रहा हूं और तुम मुझे करंट इनटू बहुत सारी यूनिट्स बता रहे हो। As per you, the answer is displacement current, right? But just check the units of both the sides, left side and right side of your answer. हेलो, हिंट देता हूं, आपका आंसर आई के टर्म्स में ही आने वाला है, बस इतना बता सकता पर सेकंड। बेटा कूलम पर सेकंड था तब। मुझे एक चीज बताओ, चार्जिंग करंट कितना है? आई। डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा? सर दोनों सेम होंगे। सेम होगा ना? सेम ही होंगे ना, बस अब इतना ही तो है, आईडी भी तो सेम कब है। से आ गया था, मेरे को लगा गलत कर रहे। आई आंसर नहीं है,
डिस्प्लेसमेंट करंट आई है, अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है आपको। हाँ, अब उसके आगे कुछ करो, आई के टर्म्स में आपका आंसर आएगा, म्यू नॉट वी नॉट कुछ नहीं आएगा साथ में। I/4 मुझे लगा फील्ड निकालना है। I/4 फील्ड कहाँ लिखा हुआ, करंट निकालने के लिए बोला, हाँ, कैलकुलेट पढ़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना, I/4 इज आंसर। अरे भाई आर रेडियस तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार हिंट भी दे रहा हूँ, ओरल है, ये फुल आर रेडियस है, ए एरिया से जितना फ्लक्स जाएगा हाफ कर दोगे तो 1/4 फ्लक्स जाएगा, तो फ्लक्स इज 1/4, तो उससे करंट भी 1/4 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज I/4, दैट्स योर आंसर, खत्म। समझा? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, आसान सा है। सपोज जैसा कंडक्टर इससे एक वायर कनेक्टेड है, इससे I1 करंट आ रहा है, लेकिन जा कम रहा है I2 बीइंग लेस देन I1, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो, ऐसा हो सकता है हाँ कि करंट आ रहा है I1, जा रहा है I2, हाँ है पॉसिबल? कैसे पॉसिबल, एक्सप्लेन दिस, फिर उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने बोलता हूँ कुछ। आज तक तो नहीं पढ़ा था हमने, जो आ रहा था करंट वही जा रहा था, किरचॉफ लॉ में तो यही पढ़ा था हमने, किरचॉफ जंक्शन लॉ में पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है, राइट? फिर ये क्या नया जादू हो गया? क्या कोई रोशनी डालेगा? इंडक्टर होगा। नहीं, नॉर्मल कंडक्टर। सरफेस कुछ कर रहा है क्या? सॉरी, सरफेस कुछ कर रहा है। ऑब्वियसली सरफेस पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा होगा? अब्सॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब जैसी कोई चीज नहीं होती, चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही तो रीस्टेटमेंट था किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ जो था वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो था, नहीं था? हाँ वहां पे लिखा भी होता है, इट्स जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हाँ, तो वही चीज तो वहां लिखी हुई थी, राइट? हाँ तो बस फिर यहां पे भी क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो फिर क्या रहा होगा? पॉसिबिलिटी है इस पे स्टोर हो रहा हो, तो इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है? अब आपको बताना है, इतना हिंट मैंने दे दिया, अब इसके बाद आपको दो फटाफट आंसर बताने हैं। पहला निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी निकालना है, दूसरा निकालना है चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस, चार्ज accumulated on surface in dt seconds। बेटा दोनों बहुत आसान है, ऐसी देखते हैं आपको बोल देना चाहिए। आ रहा है I1, जा रहा है I2, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ? I1 minus I2। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, I1 माइनस I2। भाई आया I1, दूसरा I2, इनकंसिस्टेंसी है, जितना आया उतना जाना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा होगा। यही तो आपको समझा रहा हूं मैं, कहीं पे भी मतलब अब तक आप सिर्फ एक ही टाइप का करंट ढूंढा करते थे, अब तक आप सिर्फ एक ही टाइप का करंट ढूंढते थे, कौन सा था? द वन विच अराइजेस ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, राइट? अब आप दो करंट ढूंढा करना, कहीं आपको लगता है ऊपर नीचे हो रहा है तो तुरंत सोचो शायद डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट,
राइट। तो अब भी किरचॉफ्स लॉ लगेगा, बट इस बार दो करंट्स के साथ लगेगा। एक है आपका ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट की वजह से जो आता, एंड द अदर विच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? तो I1 आया था, I2 गया, कम गया, तो बैलेंस कहाँ है? वो ड्रिफ्ट करंट है। ओके, अब तो कोई बता देगा चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन सरफेस इन dt सेकंड्स। I1 minus I2 by dt. करेक्ट। तो चार्ज एक्यूमुलेटेड dq is I1 minus I2 into dt। बस इतने सम्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की फील आ गई होगी, राइट? हाँ सर। गुड। फाइनली मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखता हूं, राइट, और ये टॉपिक हो जाएगा हमारा क्लोज। तो चार इक्वेशंस हैं, इनको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी सॉल्व। तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से फेमस है, भले अंदर किसी दूसरे के इक्वेशन है। फर्स्ट इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या लिखा वहां पे? इंटीग्रल E डॉट ds is equal to charge enclosed by epsilon 0. This is for which field? This is for field due to electric charges. ये इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले फील्ड की वजह से क्या? इंटीग्रल E dot ds is equal to q enclosed by epsilon 0. Then Gauss law for magnetism. Gauss law for मैग्नेटिज्म याद है? ये चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था मैंने, क्या था वो? क्या था गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? D dot ds is equal to 0. इंटीग्रल B डॉट ds is equal to, then comes Faraday's law. Faraday's law वो क्या था? इंटीग्रल E डॉट dl is equal to minus d phi b by dt। ये कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था? This is due to electric field of produced due to varying magnetic flux। फाइनली है एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ, इसमें क्या लिखा हुआ? एम्पियर ने लॉ में लिखा था इंटीग्रल B डॉट dl फॉर विच मैग्नेटिक फील्ड? ये लिखा हुआ था किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस। मैक्सवेल ने लिखा था इंटीग्रल B डॉट dl फॉर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखा हुआ? उसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। उसमें लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed, that is conventional current या drift current, plus mu naught epsilon naught d phi by dt, that is displacement current। so वहां पे लिखा हुआ इंटीग्रल B डॉट dl, फिर अब किसी भी रीजन से आने दो, let it be due to electric current or let it be due to varying electric field और flux, किसी भी रीजन से आने दो। अब इंटीग्रल B डॉट dl क्या होगा? म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi by dt। इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। क्लियर है? हाँ। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट। अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बस वही मेन है। फिर तो उसके बाद मतलब यूजेस है और स्पेक्ट्रम है, कितने टाइप क्या क्या वेव्स होती हैं, क्या यूजेस है, हो जाएगा। ठीक है? तो आई बिलीव 3 और लेक्चर में अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, इंटरेस्टिंग पार्ट था, आगे फिर याद रखने वाली चीजें। ठीक है, चलो आई विल स्टॉप हियर, मिलते हैं कल।